हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 9 ग्रेविटेशन चैप्टर ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन में आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन क्या है? तो इट इज द फेनोमेनन ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता है, इस फेनोमिनन, इस प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो वह फोर्स जिसके माध्यम से यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन प्रोसेस है और ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जिसके माध्यम से इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता? अट्रैक्ट करता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है? तो वह फोर्स जिसके माध्यम से अर्थ किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो खींचता, अपनी सेंटर की ओर जो खींचता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो अर्थ का अट्रैक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन जो है, उन्होंने यूनिवर्सल और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितनी भी बॉडी हैं इस यूनिवर्स में, वह अट्रैक्ट करते हैं एवरी अदर बॉडी को एक फोर्स के कारण, एक फोर्स से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो फर्स्ट बॉडी का जो मास होगा और सेकेंड बॉडी का जो मास होगा, दोनों का मास का प्रोडक्ट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एक आपका जो थ्योरम है उससे रिलेटेड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वह क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। मैं एक फिगर बना दिया हूँ। इस फिगर को क्लियर करने के लिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ फिगर को। तो दो ऑब्जेक्ट है, दो सर्कल मैंने बनाया, एक को ए मान लिया और दूसरा का बी मान लिए। जो ए है उसके ऑब्जेक्ट का मास m1 मान लिए, जो बी है उस ऑब्जेक्ट का मास m2 मान लिए। आप देखो तो मैंने F मतलब फोर्स दो तरफ लिखा। एक जो है वह ऑब्जेक्ट बी को अपनी ओर खींच रहा है और दूसरा जो है बी वाला जो है वह ए को अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए मैंने दोनों तरफ डायरेक्शन दिखा दिया। ए बी को अपनी ओर खींच रहा है फोर्स से और बी जो है वह ए को अपनी ओर खींच रहा है वो फोर्स से, इसलिए दोनों डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। और ए और बीच की दूरी जो है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर ए है और बी जो है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको रेडियस हम आर मान लिए। तो क्या लिखे हैं? कंसीडर कर रहे हैं कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए है दूसरा बी है। ए का जो मास है वह m1 है और बी का मास m2 रेस्पेक्टिवली लिख दिए हैं। डेट मीन्स ए का m1 बी का m2, और उन दोनों के बीच का जो दोनों के सेंटर का बीच के जो डिस्टेंस है वह r मान लिए, और एक दूसरे को वह एक फोर्स से खींच रहा, वह फोर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं? F। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या, अभी कुछ देर पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे कि फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मास होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो पहला जो हमारा लॉ था वह क्या था? द फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है, और फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
इसलिए मैंने एफ प्रोपोर्शनल m1 m2, डायरेक्टली का मतलब फेस टू फेस रखा हुआ, दैट मीन्स एफ अगर न्यूमरेटर में रखे हैं तो m1 m2 भी न्यूमरेटर में ही होना चाहिए डायरेक्टली में। सेकेंड में क्या बोला है कि फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर में। तो इस कंडीशन में आप देखो ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस को आर है, तो एफ प्रोपोर्शनल 1/r² लिखे। क्यों 1/r² लिखे? क्योंकि इनवर्सली था, तो इनवर्सली का मतलब है कि अगर एक न्यूमरेटर रखेंगे तो दूसरा डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो अगर f को न्यूमरेटर लिए तो r को हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर। और r² क्यों लिए? क्योंकि आपका क्वेश्चन में लिखा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर का। दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन कर रहे हैं, आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन में भी f था और सेकंड इक्वेशन में भी f था, तो जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिए तो f जो है वह प्रोपोर्शनल हो जा रहा, न्यूमरेटर में m1 m2 था और डिनोमिनेटर में r2 था, तो जब इसको कंबाइन किए तो f प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r² हो गया। और जब भी फॉर्मूला को जब भी हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, तो प्रोपोर्शनल को रिमूव क्यों करते हैं? तो फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए, इक्वल टू लाने के लिए। तो जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है जिस टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो प्रोपोर्शनल को जब रिमूव किए तो इक्वल टू के बाद कैपिटल जी आया, चूंकि ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, इसीलिए प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के बाद इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट टर्म आया जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r², और कैपिटल G को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज द नॉन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो होता है वह आपका फिक्स होता है। ग्रेविटेशनल जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वह फॉर्मूला में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से कोई अंतर नहीं होने वाला है, इसलिए उसका वैल्यू जो है फिक्स किया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।